जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जी एस एलवी से एंड यू वाचिंग अलविला 68 मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं हम एलएलबी पार्ट 3 के हवाले से। इसका लेक्चर नंबर हमारे पास 3A है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना ऑलरेडी डिवोर्स के बारे में। ये जो है वो 3A कहलाएगा, जिसमें हम डिवोर्स का प्रोसीजर जो है वो पढ़ेंगे कि अगर डिवोर्स अनाउंस करनी है हस्बैंड ने तो उसके लिए प्रोसीजर क्या गिवन है अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। ठीक है, अच्छा जी, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस ले डाउन द प्रोसीजर अ हस्बैंड मस्ट फॉलो टू डिवोर्स हिज वाइफ। यानी अगर एक बंदा है उसने अपनी बीवी को अगर डिवोर्स देनी है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ही कैन प्रोनाउंस तलाक इन एनी फॉर्म बट डिवोर्स इज नॉट इमीडिएट। यानी ओरली भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन इमीडिएट अफेक्ट नहीं करती है। इसमें प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट करना पड़ता है। वो क्या है? He must send a written notice to the union council and provide a copy to his wife। यानी वो क्या करेगा, सबसे पहले एक रिटर्न नोटिस जो है वो लिखेगा या लिखवाएगा और वो यूनियन काउंसिल को भेजेगा, और साथ ही साथ जो नोटिस उसने यूनियन काउंसिल को भेजा है उसकी एक कॉपी जो है वो अपनी बीवी को भी भिजवाएगा, ताकि उसके नॉलेज में आ जाए कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे तलाक देना चाह रहा है। तो पहला नोटिस जो है वो यूनियन काउंसिल को भी चला गया, बीवी को भी चला गया। The Union Council then forms a reconciliation committee to help the couple resolve their issue। तो जब पहला नोटिस चला जाता है किसी भी हस्बैंड की तरफ से यूनियन काउंसिल में, तो यूनियन काउंसिल उस पर एक रिकंसिलिएशन कमेटी बना देती है। उस कमेटी का काम क्या होता है कि वो हस्बैंड में और वाइफ में अगर तो पैचअप हो सकता है, अगर मुसालहत हो सकती है, अगर रिकंसिलिएशन हो सकती है तो उसके लिए कोशिश करें। तो ये जो पहला नोटिस आता है इसके बाद यूनियन काउंसिल जो है ना इनकी एक मीटिंग रखवाती है, दोनों को बुलाती है कि बैठ के अगर तो कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो निकाल लो। ठीक है, अ 90 डे वेटिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग विच रिकंसिलिएशन इज पॉसिबल। इसी तरह से 3 नोटिस आते हैं। पहला नोटिस किया, यूनियन काउंसिल ने बुलाया, दोनों अगर आए, मीटिंग करवाई है, दोनों बात हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो ओके। दूसरा नोटिस किया, दूसरे नोटिस के बाद फिर यूनियन काउंसिल बुलाती है, फिर एक जो है वो मुसालहत कराने की कोशिश होती है। अगर फिर कपल आया, बैठे, बात की, अगर बात बन गई तो ओके, वापस मतलब शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ, लेकिन नहीं बनी तो कोई बात नहीं। तीसरा नोटिस, अगर तीसरे नोटिस की बात की जो मुलाकात है उसमें भी मुसालहत नहीं होती तो फिर 90 डेज के बाद जो है डिवोर्स अफेक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर 90 डेज के अंदर अंदर उनकी कोई रिकंसिलिएशन हो जाती है, मुसालहत हो जाती है, तो अपना रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ नो रिकंसिलिएशन अकर, यानी अगर कोई भी मुसालहत जो है उनके दरमियान नहीं होती है, द डिवोर्स बिकम्स फाइनल आफ्टर 90 डेज। तो 90 दिन बाद जो है डिवोर्स फाइनल हो जाती है। हाउएवर ताहम इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट, अगर बीवी जो है वो प्रेग्नेंट होगी, द डिवोर्स इज डिलेड अंटिल शी गिव्स बर्थ। तो अगर जो है वो बीवी प्रेग्नेंट होगी तो डिले जो आ जाएगा डिवोर्स के अंदर, तब तक जब तक जो है वो बेबी की जो है वो बर्थ नहीं हो जाती है। This law ensures that divorce is not given in haste and allows time for consideration। यानी ये लॉ जो है वो हमें इस बात को इंश्योर करता है कि डिवोर्स जो है ना वो हेस्ट मैनर्स में नहीं देनी चाहिए, जल्दी जल्दी में नहीं देनी चाहिए, बल्कि रिकंसिडर करना चाहिए चीज़ों को और देख के मामला करने चाहिए। मीनिंग ऑफ डिवोर्स, जी डिवोर्स का मतलब क्या है? डिवोर्स मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ और रिजेक्शन, ठीक है, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, देन है डेफिनेशन ऑफ मैरिज, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इधर फिर देख लेते हैं कि इट इज द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर ऑफ प्रोनाउंसिंग यूनिलैटरल डिवोर्स ऑफ द हस्बैंड। यानी हस्बैंड जो है वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए ये अनाउंस करता है। व्हेन इट प्रोसीड्स फ्रॉम द हस्बैंड इट इज कॉल्ड तलाक। जब हस्बैंड इसको इनिशिएट करता है तो इसको तलाक कहते हैं। कुरानिक वर्सेस हैं अबाउट डिवोर्स, हदीस है अबाउट डिवोर्स, ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। केस लॉ डेफिनेशन भी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, सो वही है। अब है केस लॉज रिगार्डिंग डिवोर्स प्रोसीजर, यानी डिवोर्स का जो प्रोसीजर है उसके हवाले से कुछ केस लॉज हमने इसमें ऐड किए हैं। अल्लाह रखा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, पेज 1969। इसमें जो है वो क्लियर कट कहा गया है कि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल्ड दैट सिंपली सेइंग तलाक इज नॉट इनफ फॉर अ वैलिड डिवोर्स। यानी अगर आप किसी को तलाक 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 कह देते हैं, ये वैलिड नहीं है डिवोर्स के लिए। द हस्बैंड मस्ट सेंड अ रिटन नोटिस टू द यूनियन काउंसिल एंड प्रोवाइड अ कॉपी टू हिज वाइफ। यानी हस्बैंड को चाहिए कि वो रिटन नोटिस जो है यूनियन काउंसिल को भेजे और उसी नोटिस की कॉपी जो है अपनी बीवी को भी प्रोवाइड करे।
इफ दिस प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, अगर इस प्रोसीजर को वो फॉलो नहीं करता है, द डिवोर्स हैज नो लीगल इफेक्ट, तो डिवोर्स जो है उसका लीगल इफेक्ट नहीं होगा। तो आप कल कला शादी करनी है आपने दूसरी, तो आपको पहली जो तलाक है उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तलाक का आपको तभी मिलता है जब आप प्रॉपर ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। तो ये केस लॉ है रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। देन है प्रोसीजर कि यानी क्या प्रोसीजर आपने अडोप्ट करना है फॉर डिवोर्स। सबसे पहले है नोटिस, यानी नोटिस टू द चेयरमैन। आप हस्बैंड की क्या ड्यूटी है, हस्बैंड सबसे पहले जो है वो नोटिस भेजेगा, एक किसको, चेयरमैन को भेजेगा यूनियन काउंसिल के। द हस्बैंड शैल सेंड अ नोटिस टू द चेयरमैन। कहाँ जा रहे हैं आप? द हस्बैंड शैल सेंड अ नोटिस टू द चेयरमैन, हस्बैंड क्या करेगा, चेयरमैन को नोटिस सेंड करेगा। दूसरा क्या है, नोटिस टू द वाइफ, वही जो नोटिस है उसकी कॉपी जो है वो अपनी वाइफ को भी सेंड करेगा। कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी सेंड टू द वाइफ। देन है फॉर्म ऑफ नोटिस, यानी नोटिस की फॉर्म क्या होगी, तो इट शैल बी इन द राइटिंग फॉर्म, ठीक है, मतलब रिटर्न होगा। देन है पर्पस ऑफ नोटिस, नोटिस का पर्पस क्या है, तो द पर्पस ऑफ द नोटिस इज टू इन्फॉर्म अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। तो पर्पस इसका ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए यूनियन काउंसिल को भी और आपके वाइफ को भी कि आप जो है वो मैरिज डिसॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोसीजर आसान सा है जो कि आप अडोप्ट करते हैं। रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, जब नोटिस का अमल हो रहा होता है, क्योंकि 3 नोटिस भेजने होते हैं, पहला, फिर 1 महीने का वेट है, उसके दौरान रिकंसिलिएशन करनी होती है। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना दूसरा नोटिस, फिर 1 महीने का पीरियड है, उस महीने में जो है रिकंसिलिएशन करनी होती है, मसालत करनी होती है। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर तीसरा नोटिस, और ये इस तरह से 90 दिन लगते हैं और उसके बाद तलाक जो है वो कन्फर्म होती है। The chairman is required to bring about reconciliation between the parties. For this purpose, he has to give notice to the parties to nominate their representatives. However, he cannot compel personal हाँ एनी पर्सनल टू अपीयर बिफोर हिम। तो यानी ये चेयरमैन की ड्यूटी तो है, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की ड्यूटी तो है कि वो दोनों पार्टीज को बुलाएगा और उनको रिकंसिलिएशन के लिए जो है वो आमादा करेगा, लेकिन वो किसी को कंपेल नहीं कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है कि लाजमी तौर पे और जो है यहाँ पे रिकंसिलिएशन करो। ये पार्टीज की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे तो आए, वो चाहे तो ना आए, ठीक है। इसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स का, डिवोर्स इफेक्ट कब होती है, तो डिवोर्स वुड नॉट बिकम इफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल period of 90 days elapsed with effect from the date of receipt of the notice of divorce by the chairman of the union council made by the wife, made by the husband होगा कि हस्बैंड ने जो नोटिस भेजा है डिवोर्स का, वो जब तक पहला नोटिस रिसीव नहीं हो जाता चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, और उसके 90 डेज बाद इफेक्टिव होगी, उसके पहले जो है वो ये डिवोर्स इफेक्टिव नहीं हो सकती। इसेंशियल्स क्या है कि नोटिस टू द चेयरमैन के, एक चेयरमैन को नोटिस भेजना है, नोटिस टू द वाइफ, एक नोटिस जो है वो वाइफ को भेजना है, एक्सपायरी ऑफ 90 डेज और फिर 90 डेज का आपने वेट करना है, और देन जो है वो अगर रिकंसिलिएशन फिर भी नहीं होती तो फिर आपका डिवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी। डिवोर्स टू द प्रेग्नेंट वुमन, अगर औरत जो है वो प्रेगनेंसी की हालत में और उस दौरान आप उसको डिवोर्स दे देते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगी until unless the birth of child. If a husband gives talaq to his pregnant wife, the divorce does not become final immediately. Instead, it remains on hold until she gives birth. यानी ये तब तक जो है वो होल्ड रहेगी जब तक वो अपने बच्चे को बर्थ नहीं दे लेती है। द 90-day वेटिंग पीरियड डज नॉट अप्लाई इन दिस केस, यानी जो 90 दिन का वेटिंग पीरियड है वो प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन में जो है वो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, द डिवोर्स बिकम्स फाइनल, तो डिवोर्स उस वक्त फाइनल समझी जाएगी। अनलेस द हस्बैंड रिवोक्स इट बिफोर दैट, यहाँ तक कि हस्बैंड जो है उस टाइम से पहले उसको रिवोक ना कर दे। अगर तो उसने रिवोक कर दी तो फिर जो है वो डिवोर्स नहीं होगी, लेकिन अगर उसने रिवोक नहीं किया और बेबी की बर्थ भी हो गई है तो फिर जो है वो बेबी बर्थ पे डिवोर्स है वो फाइनल हो जाएगी प्रेगनेंसी की हालत में। देन है रीमैरिज ऑफ द सेम पार्टीज, नथिंग शैल debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective from remarriage the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the time so effective, ठीक है, ये हम देख लेना। देन रेवोकेशन ऑफ डिवोर्स है कि डिवोर्स को रिवोक कैसे कर सकते हैं, तो विद इन 90 डेज आप रिवोक कर सकते हैं इसको, जो रिकंसिलिएशन पीरियड होता है उसके दौरान।
कि रेवोकेशन ऑफ डिवोर्स मींस कैंसलिंग द डिवोर्स बिफोर इट बिकम्स फाइनल, यानी डिवोर्स के फाइनल होने से पहले पहले उसको कैंसिल कर देना। अ हस्बैंड कैन टेक बैक द तलाक विद इन द 90 डेज वेटिंग पीरियड बाय इन्फॉर्मिंग द यूनियन काउंसिल। अगर वो जो पहला नोटिस भेजा था उसके बाद अगर वो यूनियन काउंसिल को कह दे कि मैं इसको वापस लेता हूँ तो रिवोक हो जाएगी। अगर दूसरा नोटिस भेज दिया था उसके बाद अगर उसका माइंड चेंज हो जाता है फिर भी अगर वो यूनियन काउंसिल को जो है वो इंटीमेट कर दे कि मैं इसको वापस लेता हूँ तो भी जो है वो रिवोक हो जाएगी। और 90 डेज से पहले पहले रिवोक करना है। अगर 90 डेज का पीरियड गुजर गया तो फिर जो है तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। इफ द कपल स्टार्ट लिविंग टुगेदर अगेन द डिवोर्स इज कैंसिल्ड, डिवोर्स कैंसिल समझेगी। आफ्टर 90 डेज रेवोकेशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर 90 दिन गुजर गए हैं, तीनों नोटिस हो गए हैं, तो फिर उसके बाद रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है। एंड द डिवोर्स बिकम्स फाइनल, तो फिर डिवोर्स है वो फाइनल समझी जाएगी। पनिशमेंट क्या है? whoever contravenes the provisions shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो अगर कोई ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करता है तो उसको जो है वो 1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ 5,000 जो है वो फाइन हो सकता है। इसका लेटेस्ट देख लीजिएगा 5,000 ही है, या फाइन की अमाउंट जो है बड़ी है। तो ये पनिशमेंट हो सकती है अगर आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो। देन है कमेंसमेंट ऑफ इद्दत। इद्दत कितनी है? अगर डिवोर्स होगी बीवी को तो कितनी इद्दत है, और अगर डेथ होगी हस्बैंड की तो कितनी इद्दत है? इन केस ऑफ डिवोर्स, इन केस ऑफ डिवोर्स द पीरियड ऑफ इद्दत कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ डिवोर्स। जिस दिन डेट डिवोर्स कंफर्म होगी उससे ऑनवर्ड्स जो है वो इद्दत का पीरियड होगा। इफ द मैरिज वाज कंज्यूमेटेड, वुमन हैज नॉट टू ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ इद्दत इफ मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटेड। अगर शादी जो है वो कंज्यूमेट ही नहीं हुई थी अभी, मतलब उन्होंने उस रिलेशन में गए ही नहीं थे, फिजिकली हुए ही नहीं थे, इंटीमेसी हुई नहीं थी, तो वुमन पे लाजिम नहीं है कि वो इद्दत जो है परफॉर्म करे। लेकिन अगर मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड हुई थी, इंटीमेसी उनके दरमियान हुई थी, तो उसने जो है वो इद्दत पीरियड जो है वो परफॉर्म करना है। इन सच केस शी कैन मैरी इमीडिएटली आफ्टर द डिवोर्स, यानी अगर कंज्यूमेट नहीं हुई थी शादी तो फिर डिवोर्स के फौरन बाद जो है वो कर सकती है शादी, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ डेथ है तो द पीरियड ऑफ इद्दत कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जिस दिन हस्बैंड की डेथ हुई है उस दिन से उसका जो है वो पीरियड ऑफ इद्दत स्टार्ट होगा। शी इज बाउंड टू ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ ओड नहीं है, ओड ही नहीं है, ओ एफ है, ऑफ इद्दत वेदर द मैरिज वाज कंसुमेटेड और नॉट। और अगर बीवी सॉरी शादी कंसुमेट हुई थी या नहीं हुई थी, इंटीमेसी हुई थी उनके दरमियान या नहीं हुई थी, अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो डेथ की सूरत में उसने इद्दत परफॉर्म करनी ही करनी है। लेकिन उस केस में हमने पढ़ा कि जो था केस डिवोर्स वाला, डिवोर्स के केस में अगर तो कंसुमेट हुई थी शादी तो परफॉर्म करनी है इद्दत, अगर कंज्यूम हो जाएगा। अगर कंसुमेट नहीं हुई थी शादी तो फिर जो है वो डिवोर्स सॉरी फिर वो रीमैरी कर सकता है जब मर्जी, ठीक है, कर सकती है औरत, ठीक है। ये दो केसेस हैं, यानी अगर डिवोर्स का केस है तो शादी अगर कंसुमेट हुई है तो जो है वो ठीक है। हमारा लेक्चर खत्म हो गया है, लैपटॉप बंद हो गया है इसलिए चाह रहे थे वो सेव हो जाएगी कि नहीं ऑटोमेटिकली? हाँ, हो जाएगी सेव। अच्छा, तो हम अब कम कर ही लेते हैं इसको क्लियर, उसी के चक्कर में बार बार जो है वो लड़खड़ा रहा था मैं। एनी हाउ, अगर डिवोर्स दे दी है हस्बैंड ने और शादी कंसुमेट हुई थी तो बीवी जो है वो इज्जत परफॉर्म करेगी। और अगर डिवोर्स दे दिया हस्बैंड ने और शादी कंसुमेट नहीं हुई थी तो फिर इद्दत परफॉर्म वो नहीं करेगी, सिंपल। और अगर डेथ का केस है तो डेथ के केस में हम ये नहीं देखेंगे कि शादी कंसुमेट हुई थी या नहीं हुई थी, दोनों सूरतों में वुमन जो है उसको इद्दत परफॉर्म करनी ही करनी है। आज का लेक्चर यहीं तक था, इसके बाद कंक्लूजन था। होप्स आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।